हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को ही देखते हैं। तो चलिए जीके जीएस के प्रश्न से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। यह कलिंग के शासक खारवेल के विषय में जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाथी गुम्फा का अभिलेख कहाँ पे स्थित है, तो यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। तो यह नाना देशी, होयसाला साम्राज्य के समय था नाना देशी, यह जो है विदेशी व्यापार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है वह पूछ रहा है। तो अदीना मस्जिद जो है यह पांडुआ पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पांडुआ पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ पे मांडू है, यही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है और दाखिल दरवाज़ा मंदिर जो है वह गौर में है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। चकला शब्द का प्रयोग किस में हुआ था? तो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। यह जो है चकला, यह सरकार के समानार्थी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खेरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। खेरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह माहम अंगा के द्वारा कराया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माहम अंगा जो थी यह अकबर की मुख्य धात्री थी। और ये जो है खेरुल मंजिल नामक मस्जिद, इसका निर्माण कब कराया गया था? तो 1561 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो भारतीय संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शामिल नहीं होते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी संस्तुति के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। किसकी संस्तुति के बिना? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कोई विधेयक राज्य में लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, तभी बना सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ। पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। राजस्थान में कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब की गई। नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 ईस्वी में की गई, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। और नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर आया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म किसका प्लेटफॉर्म है? तो यह औद्योगिक विकास का भी है, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास से संबंधित है और परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण से है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है और भारत में या श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है या श्वेत क्रांति से संबंधित है। कौन चीज़? ऑपरेशन फ्लड।
या ऑपरेशन बाढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करता है? तो यह CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि PM कुसुम योजना का उद्देश्य है। PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों की ऊर्जा सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? तो यह किसने किया था? अविनाश टैगोर ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अविनाश टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी, या इसे WC बनर्जी भी कहा जाता है, शॉर्ट नेम WC बनर्जी। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वह बम्बई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण जो हुआ था यह कब हुआ था? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ था? तो यह जो है 1910 ईस्वी में हुआ। इसके बाद विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण जो हुआ था या केस कह सकते हैं, यह 1914 ईस्वी में हुआ। तो यही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। यहाँ पे 20 दिया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया। इसके बाद है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना जो है वह 1804 ईस्वी में किया गया। कब? 1804 ईस्वी में। यहाँ पे 99 दिया गया है जो कि गलत है, सुमेलित नहीं है, यही पूछ रहा था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। कब? तो 1893 ईस्वी में। अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन। इसी में भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। कब? 1893 ईस्वी में। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो यह कहाँ पे संगठित किया गया था अभिनव भारत? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अब अभिनव भारत संगठन किससे संबंधित है? तो BD सावरकर से। अगला क्वेश्चन है, इसी अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो BD सावरकर ने। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है उपस्थित हुआ था कांग्रेस की तरफ से 1931 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। और गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में, जो कि गया में हुआ था, बिहार के गया में हुआ था। और बांकीपुर पटना अधिवेशन जो है यह भी बिहार में ही पटना में हुआ था, बांकीपुर में। कब? 1912 ईस्वी में। इसके 10 साल बाद गया में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो यह वक्तव्य दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को ही वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ का कथानक आधारित है। तो यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो खिलाफत आंदोलन जो है इसकी शुरुआत अली बंधु में मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ने मिलकर शुरू किया था खिलाफत आंदोलन। यही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वह सर एंड्रयू फ्रेजर था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। यह जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था किसमें, तो अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था, किसको सौंपा गया था, तो महात्मा गांधी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित नहरों में से किसका स्रोत दामोदर नदी है, किसका स्रोत दामोदर नदी है, तो एडन नहर का। यह जो है वर्धमान जिला में स्थित है, झारखंड में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट 4 है, जिसमें से पहला हिमालय, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी घाट और चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कौन सी है, तो मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, तो यह आइस कोर या हिमकोर से, आइस कोर को ही हिमकोर कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कालों में से किसे प्रायः लघु हिमयुग माना गया है। निम्नलिखित कालों में से किसे प्रायः लघु हिमयुग माना गया है, तो 1650 से 1870 ईस्वी। इसका मुख्य जो है काल वह 1300 से 1850 है, 1300 से 1850 है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से कौन संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सौर विकिरण। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मेगा ड्राइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। मेगा ड्राइवर्स देश के रूप में जो है ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को ही कंगारुओं का देश कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को ही कंगारुओं का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा से संबंधित है, तो इडेफिक जो है यह मृदा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो है यह कहाँ पर पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अधिकांश सोयाबीन का उत्पादन किन राज्यों में होता है, तो यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मध्य प्रदेश को ही सोया प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ज्वालामुखी द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ज्वालामुखी द्वीप है, तो यह कौन सा है, बेरन द्वीप। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बेरन द्वीप जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है। बेतवा नदी पर बांध जो है राजघाट बांध बनाया गया है, और राजघाट बांध जो है बेतवा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर ही स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो फ़ारेनहाइट अगर निकालना है फ़ारेनहाइट में मान, तो इसका सूत्र होता है F से फ़ारेनहाइट F 9/5 सेल्सियस प्लस 32। इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। आवृत्ति को जो है हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज का सिंबल Hz होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का भाग होता है हाइपोथैलेमस, जो शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। विद्युत धारा जो है यह
एमीटर से मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है, और वोल्टामीटर से जो है इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन होता है, इसकी प्रक्रिया को जो है पूरा किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है यह लेवोजियर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। 20 + 18 करेंगे तो क्या हो जाएगा 38। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। यह हंसने वाली या हंसाने वाली गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। इसका सूत्र N2O होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। सामूहिक रूप से जो है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, वही व्यक्तिगत रूप से जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है भारत की मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है कि पानी का पीएच मान है, पानी का पीएच मान 7 होता है जो कि उदासीन होता है। 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक जो है वह ग्लूकोज नहीं है। ग्रीन हाउस के गैस के अंतर्गत जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन आता है, इसके बाद जलवाष्प भी आता है। तो ग्रीन हाउस गैस में कौन सा मुख्य घटक नहीं है, ग्लूकोज। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन जो अनुपस्थित होती है वह केरोसिन तेल यानी मिट्टी के तेल में अनुपस्थित होता है, यानी नहीं रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि CO समूह का आवंत क्रम क्या है। तो इसका आवंत क्रम जो है वह 3 है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति जो है यह पाटलिपुत्र नगर में आयोजित किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो यह जो है सिकंदर महान जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद हुआ करता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि सिकंदर महान के ही समकालीन है या था, समकालीन था, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। तो यह पाल वंश के संस्थापक हुआ करते थे, धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय या शिक्षा केंद्र का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका। तो लकड़ियों का बना हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो आजीवकों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया। तो बिहार के भागलपुर जिला में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है बर्ड रिंगिंग स्टेशन यह प्रवासी पक्षियों के अवलोकन व निगरानी हेतु इसे खोला गया। कहाँ पर। तो भागलपुर में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार में गीत संरक्षण योजना शुरू की। बिहार में गीत संरक्षण योजना किसने शुरू किया। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है यह कहाँ पे स्थित है। तो पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है, पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में स्वर्ण के संचित भंडार है। बिहार के जमुई जिला में जो है सोना या स्वर्ण मिलता है। यह भारत के लगभग 44% उत्पादन जो है सोना का बिहार के जमुई से ही होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यह
जो है पश्चिमी चंपारण जिला में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? बिहार के मुंगेर जिला में भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धौली गंगा और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये दोनों नदी विष्णुप्रयाग में जाकर मिलती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना बेगूसराय के बरौनी में है। बेगूसराय जिला के बरौनी में है और इसे जो है बरौनी रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है, तेल शोधक कारखाना को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सत्य है? विभाजन पूर्व बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। क्या यह रहा है? तो सही है, यह रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में पाराइट का भंडार नहीं मिलता है? नहीं, यहाँ पे जो है मिलता है। कहाँ पे? तो रोहतास जिले में पाराइट का भंडार मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला इसका ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास जो हुआ है तो वह रोहतास एवं बरौनी में ही हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड PPCL बिहार के किस जिले में है? तो यह जो है बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैथ रीजनिंग का प्रश्न आता है, इसको स्किप करते हुए सिर्फ GK GS के प्रश्न को देखते हैं। अगर कोई भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत हो तो आप वीडियो के लास्ट में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर भेज के आप समझ सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति जो थे वह अरविंद पनगड़िया थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग जो है यह योजना आयोग के स्थान पर आया कब? तो 2015 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है कहाँ पे? तो करनाल में। करनाल कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में, हरियाणा में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो यह किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, झारखंड सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने निंगल नलामा योजना प्रारंभ की? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? नरसिंह यादव को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो 9 बार, यानी 2024 में जो जनवरी में लिया था 9वीं बार शपथ लिया था बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नलिन प्रभात। और ये जो है बदल गया है, नलिन प्रभात के स्थान पर जो है अभी बी श्रीनिवासन आ गया है। बी श्रीनिवासन आ गया है वर्तमान में, तो ये गलत हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस देश की रानी ने नए साल के टेलीविजन संबोधन में अपना पद त्याग की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं, पहली महिला सूबेदार जो है वह प्रीति रजक हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता सौंपी गई है, किसको सौंपी गई है? तो भारत को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया सेना ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया? तो ओडिशा राज्य में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल जो है वह कोरिया को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि फेसेज एंड प्लेसेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। फेसेज एंड प्लेसेज नामक पुस्तक के लेखक दीपक नैयर हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।